हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीपीओ 2022 11 नवंबर की शिफ्ट 3 हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर जो रीजनिंग सेक्शन है अपना उसको हम डिस्कस करेंगे। मैथ सेक्शन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको हम डिस्कस करेंगे। टोटल इसमें जो इस शिफ्ट के टॉप 21 क्वेश्चन है आउट ऑफ 50 वो मैंने लिए हैं। ठीक है, ये वीडियो जो अभी करंट में अपना एसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है 2022 का, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि सेम जैसे सीपीओ में क्वेश्चन आए थे मैथ और रीजनिंग में, उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा हम स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, और बाकी देखो पीडीएफ आपको पता ही है टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स, जहाँ भी आप कनेक्टेड हो मुझसे वहाँ आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद स्टार्ट करते हैं सीधा अपना क्वेश्चन पे। देखो पहला क्वेश्चन है ये अपना है नेक्स्ट फिगर से। नेक्स्ट फिगर के आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसएससी में। देखो यहाँ पे नेक्स्ट फिगर को आप बाई ऑप्शन बना सकते हो, वो भी एक अच्छा तरीका है और इवन मैं कहूँगा कि सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, एक मिनट चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। देखो वैसे तो एग्जाम में भी ऐसा होता है कि जो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे ऑप्शन आपको एक साथ एग्जाम में दिख जाएं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। एग्जाम में भी एक या दो ऑप्शन हाइड रहते हैं। ठीक है, देखो जब पहली फिगर से आप दूसरी पे जा रहे हो तो इस एरो को देखो, ये एरो क्या हो रहा है, ये जो एरो है ये पहले तो घूम रहा है किधर, देखो इधर सीधा हो गया ये एरो, मतलब मैं कह सकता हूँ ऐसे घूमा होगा 90 डिग्री, और किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। और ये एक पोजीशन आगे भी बढ़ा रहा है, यानी यहाँ पे आ रहा है। अगली बार जब मैं घुमा रहा हूँ इसको तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और जस्ट नीचे आ रहा है। जब ये आगे जाएगा तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी ऐसे है तो एरो इस तरीके से आएगा, और लेकिन एक आगे यानी इस कोने में आना चाहिए, और एरो का जो सिंबल है वो इस डायरेक्शन में आना चाहिए। पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है, दूसरा पॉसिबल है क्योंकि इसमें एरो की पोजीशन सही है। तीसरा ऑप्शन की बात करूँ तो तीसरा भी पॉसिबल है, चौथे की बात करूँ तो चौथा भी सही है। यानी एरो से तो अपना सिर्फ एक ही ऑप्शन एक ही ऑप्शन हट पाया, लेकिन हमें तो आंसर निकालना है। तो फिर हम देखेंगे और पोजीशन, जो बाकी जो अपनी फिगर है उसकी पोजीशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ से पहले फिगर से जब आप दूसरी फिगर में जा रहे हो तो यहाँ पे हो क्या रहा है एग्जैक्टली देखा जाए तो ये वाली फिगर है, ये जो फिगर है अपनी ये 90 इस तरीके से घूम रही है, और लगभग मैं कहूँगा कि 90 डिग्री घूम रही है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आप चाहो तो इसकी फ्लैग की पोजीशन पकड़ लो या पूरी फिगर की भी पोजीशन देख सकते हो। जैसे ये फिगर यहाँ पे 90 डिग्री पर रोटेट हुई तो इस तरीके से हो गई, ये फिगर जब वापस 90 पर रोटेट हुई तो इस तरीके से हो गई। जब ये फिगर वापस 90 पर रोटेट होगी तो क्या होगा, ये जैसे ये जो अपना डार्क ट्राइंगल है ये किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा, आएगा कि नहीं। अब नीचे की तरफ जैसे इस ऑप्शन में भी है, और ऊपर की तरफ अपना ये भी आ रहा है, और इसके जस्ट बाजू में ये भी आ रहा है। वैसे तो ये ऑप्शन परफेक्ट लग रहा है, लेकिन एग्जाम में ना थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो बाकी के ऑप्शंस को फिर हम एलिमिनेट करेंगे। जैसे अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूँ तो ये देखो, ये जो ट्राइंगल था ये नीचे की तरफ आ गया, जबकि ये होना चाहिए था, इसकी पोजीशन ऊपर होनी चाहिए थी यहाँ से, तो ये तो हो ही नहीं सकता। वैसे भी देखो इसमें जो ये वाला जो डार्क ट्राइंगल है ये नीचे होना चाहिए था, ऊपर है, ये नहीं हो सकता। एक और ऑप्शन अपना बचा था इसमें, तो देखो ये ट्राइंगल की पोजीशन ही गलत हो गई, ये वाली पोजीशन भी गलत हो गई, ये नीचे चाहिए थी हमें। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें तीन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो और इजीली अपना क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन वापस दिखा देता हूँ, इसको मैं रेज कर देता हूँ, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहां से देख सकते हो। क्योंकि जो ये नेक्स्ट फिगर टाइप क्वेश्चन होते हैं इनको देखो ये एक स्क्रीन में आ नहीं पाते हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी आपको समझने में भी, ये मैं समझ सकता हूँ। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पर डली हुई है, वहां से आप साथ में देख सकते हो इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ब्लड रिलेशन का है, और ब्लड रिलेशन एसएससी का जो सीजीएल 2022 में काफी ज्यादा पूछा जा रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन है बेसिकली, जो कॉर्डेड ब्लड रिलेशन होता है उस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। बनाते हैं, पहले है डब्ल्यू से क्यू, डब्ल्यू हैज क्यू, तो डब्ल्यू हैज क्यू को किस तरीके से पढ़ेंगे, डब्ल्यू इज द फादर ऑफ क्यू, डब्ल्यू है वो फादर है, किसका फादर है, क्यू का, तो क्यू को यहाँ पे बना दिया। आगे क्यू एट द रेट टी, क्यू एट द रेट टी कहाँ पे है, ये रहा, क्यू एट द रेट टी को पढ़ेंगे, क्यू इज द डॉटर ऑफ टी, क्यू क्या है, डॉटर है, किसकी डॉटर है, टी की डॉटर है, डब्ल्यू तो इसका फादर है मतलब टी इसकी मदर होगी। फिर आगे पढ़ते हैं टी एंड वाई, टी एंड वाई को किस तरीके से पढ़ेंगे, ये वाला, टी एंड वाई को पढ़ेंगे टी इज द सिस्टर ऑफ वाई, टी किसकी है, सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, वाई की सिस्टर है, वाई इसका ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकता है, अभी तक हमें नहीं पता है। आगे देखते हैं वाई एट द रेट एम, सेकेंड वाला वाई एट द रेट एम को पढ़ेंगे वाई इज द डॉटर ऑफ एम, वाई क्या है, डॉटर है, किसकी डॉटर है, एम की, तो एम यहाँ पे आ जाएगा, या तो इनका फादर होगा या मदर होगा। आगे देखते हैं एम परसेंट के, एम परसेंट के ये सेकेंड लास्ट, इसको पढ़ेंगे एम इज द वाइफ ऑफ के, एम है वो वाइफ है, किसकी वाइफ है, के की वाइफ है। ठीक है,
देखो जो पूछा है ना वो मैंने थोड़ा सा इरेज कर दिया है, यहाँ पे इसको मैं बनाता हूँ, थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ। एम वाइफ थी के की, एम वाइफ हो गई के की। पूछा क्या है, देन हाउ इज के रिलेटेड टू टी, के कौन है टी का। तो देखो ये टी रहा, टी का कौन है, ये फादर हो जाएंगे सिंपली। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, आपको नॉर्मली जो इक्वेशंस दी गई है वहां से ट्री बनाना है और सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सिर्फ हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। सीरीज के क्वेश्चन हुए, अकॉर्डिंग डिकॉर्डिंग के हुए, नंबर एनालॉजी के हुए, इनके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है 30, फिर है 39, 55, 76 और फिर है क्वेश्चन मार्क। ज़्यादा गैप नहीं नज़र आ रहा है तो पहले सिंपली मैं गैप लूंगा 9। यहाँ पे अगर देखूँ तो 16, वैसे लॉजिक तो समझ आ ही गया है। 55 है ना, यहाँ पे 6 - 5 1 और 7 - 5 2। नहीं, मैं पहले सोच रहा था स्क्वायर का लॉजिक है, लेकिन वो लॉजिक नहीं है। 9 से 16 अगर मैं जाता हूँ तो 7 प्लस हो रहा है, अगर 16 से 21 जा रहा हूँ तो 5 प्लस हो रहा है। ऐसा पॉसिबल है कि 7 5 यानी 2 2 कम हो रहा है ना। ठीक है, तो 7 5 के बाद मैं कह सकता हूँ 3। ठीक है, ये आप ये भी समझ सकते हो कि प्राइम का लॉजिक है, कुछ भी कह सकते हो अगर ये लॉजिक हुआ तो। 9 16 7 और मतलब 7 5 आ गया, अब 3 तो 21 + 3 यहाँ पे 24 का गैप होगा। तो 76 और 4 80 20 100, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, एक से ज़्यादा लॉजिक हो सकता है, आपको क्लिक करें। जनरली क्या सीरीज में तो ज़्यादा लॉजिक अपने बनते नहीं है, फिर भी एक से ज़्यादा लॉजिक भी हो सकते हैं किसी क्वेश्चन के। सारे क्वेश्चन आपको पहले ट्राई करने हैं, फिर वीडियो देखना है। ठीक है, मेरा सजेशन तो यही रहता है, बाकी आप देख लेना जैसे भी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि जो लखनऊ है इसको 6 लिखा जाता है। देखो लखनऊ को 6 लिखा है और पटना को 5 लिखा जाता है। होने को तो ऐसा भी हो सकता है कि सबका सम ऑफ डिजिट से फिर वापस सम ऑफ डिजिट किया हो 6 आए। लेकिन सबसे पहले ना मेरे दिमाग में एक और चीज़ आ रही है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट गिनते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 अल्फ़ाबेट है और लिखा जा रहा है 6, तो कह सकता हूँ कि हो सकता है एक कम करके लिखा हो। आगे देखेंगे पटना में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 अल्फ़ाबेट है लेकिन एक कम करके लिखा जा रहा है। तो ऐसा पॉसिबल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अल्फ़ाबेट है लेकिन एक कम करके लिखा जाएगा 8। यही अपना लॉजिक था। ठीक है, अगर आपने पुरानी शिफ्ट देखी होंगी तो इस टाइप का क्वेश्चन पहले आया भी था। अब देखो फायदा क्या होता है, अगर आपने जो ये शिफ्ट देखी हुई है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हुए हैं, तो जब नेक्स्ट टाइम एग्जाम में आएगा तो ये जो लॉजिक है ये आपके दिमाग में सबसे पहले क्लिक करेगा। ठीक है, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाते हैं, जिससे कि जब नेक्स्ट टाइम आए तो ये क्वेश्चन आप बहुत कम टाइम में बना पाओ। इस क्वेश्चन को करवाने का तो लॉजिक मैंने आपको बता ही रखा है। सिंपली क्या करना है, आपको पहले नंबर ऑफ अल्फाबेट काउंट करने हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है। पॉसिबल है कि 4 4 के पेयर हो, पॉसिबल है कि 8 8 के पेयर हो। अगर मैं इसमें देखूँ तो मेरे को आर नजर आ रहा है, एस नजर आ रहा है और जी नजर आ रहा है, टी नजर आ रहा है, 4 ये अल्फाबेट नजर आ रहे हैं। तो मैं पहले ट्राई करता हूँ कि 4 4 के पेयर बना लूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो आर है सब जगह, तो यहाँ पे आर हो सकता है, फिर आर के बाद टी है, आर टी और लास्ट में जी है, आर टी एस जी, आर टी एस जी, आर टी एस जी, आर टी एस जी। आंसर क्या हो जाएगा अपना, टी जी। टी से आंसर स्टार्ट होगा, ये नहीं हो सकता। टी से स्टार्ट होगा, ये नहीं हो सकता। टी जी यहाँ पे भी है, टी जी यहाँ पे भी है, टी जी के बाद है आर टी यहाँ पे, जबकि आर ऐसा ये नहीं हो सकता, यही होगा। वेरीफाई भी कर सकते हो, टी जी आर टी और फिर है एस आर जी, एस आर जी। ऑप्शन 4 है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। सॉल्व करने का मैंने आपको पैटर्न बताया हुआ है, नंबर ऑफ अल्फाबेट काउंट करने हैं, फिर देखने के कितने कितने के पेयर बन सकते हैं। अगर नंबर ऑफ अल्फाबेट जैसे यहाँ पे 4 4 का पेयर बन सकता था या फिर 8 8 का बन सकता था, अगर 4 से ज़्यादा अल्फाबेट होते तो फिर ट्राई करते हम 8 का बनाने की। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यही अप्रोच लगानी है, नहीं बनता है तो फिर कुछ डिफरेंट सोचना होगा। पर सबसे पहले जो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है अपना पजल से है। पता नहीं लोगों को पजल्स को देख के ना ये लोगों के मन में डाउट होता है कि जो पजल्स हैं वो टफ होती हैं, जो कि एसएससी में आसान पजल पूछी जाती हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे 6 लोगों को बिठाना है एक सर्कुलर टेबल में और ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी एंड ई। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आप पजल बनाते हो तो सबसे पहले कोई अगर फिक्स कंडीशन है तो वहां से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक तो कोई फिक्स कंडीशन नहीं है। सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी एंड एफ, डी और एफ का इमीडिएट नेबर है, यहाँ पे भी कोई फिक्स कंडीशन नहीं है। एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी एंड बी, यहाँ पे भी कोई फिक्स कंडीशन नहीं है। बोले हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ए एंड बी, तो देखो कोई फिक्स कंडीशन हमारी यहाँ पे है नहीं, तो हम बनाएंगे क्या, दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, तो पॉसिबिलिटी को साथ साथ लेके चलेंगे जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सवाल को मैं वापस देखता हूँ। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी एंड ई, डी और ई का पड़ोसी है कौन, ए।
ठीक है। तो ए को कहीं भी ले लो, लेट्स से कि मैं ए को यहाँ पे ले रहा हूँ, तो डी का पड़ोसी है ये और ई का पड़ोसी है। इस वाली पॉसिबिलिटी में क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने डी को लिया, यहाँ पे ई को ले लूंगा, तो यहाँ पे डी आ जाएगा। दो ही तो पॉसिबिलिटी बनेंगे, इससे ज्यादा तो बनेंगे नहीं। आगे क्या बोला है, सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी एंड एफ। सी है वो डी और एफ का पड़ोसी है, डी का पड़ोसी है तो यहीं पे आ पाएगा, एफ का पड़ोसी है तो एफ यहाँ पे, डी का पड़ोसी है तो सी यहीं पे आएगा, एफ यहाँ पे। 1 2 3 4 5 लोग हो गए, बचा कौन है, बी यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा। पजल बन गई है, चाहो तो आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है वैसे तो। आगे देखो पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी एंड बी। एफ है वो सी और बी का पड़ोसी है, एफ है सी और बी का पड़ोसी है। हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ए एंड बी। ए और बी का पड़ोसी कौन है, ए एरा बी एरा, इनका पड़ोसी ई है, ए एरा बी एरा, इनका पड़ोसी ये। दोनों ही पॉसिबिलिटी में अपना एक ही आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये अपना मिसिंग सीरीज से है, ठीक है। मिसिंग सीरीज के हम कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर रहे हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि मिसिंग सीरीज से कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन बनाए नहीं है तो पता भी नहीं कि कौन सा ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सारे ले लिए हैं। 118, 93, फिर है 76, 67, 62 और समथिंग। देखो नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, मल्टीप्लाई वगैरह का लॉजिक नहीं लगाएंगे, सिंपली हम गैप लेंगे। अगर मैं गैप लूँ तो 7, 25 का गैप है इनमें, और वो भी माइनस का। यहाँ पे देखो तो 76 और 86, 96, 23 का गैप है। अगर यहाँ पे देखो तो 67 है और 77, 87, सॉरी 67, 10, 77, सही तो कर रहा हूँ ना मैं, 23, 7, 18, 25, ठीक है। 13 माइनस 6, नहीं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने ये यहाँ पे सॉल्व करने में। 93 में से 76 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 जोड़ूंगा तो 80 और 13 और 17 आएगा माइनस का। यहाँ पे कितना आएगा, ये 67 और 10, 77 होता है, माइनस का 9 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा। और यहाँ पे देखो अभी तो समझ नहीं आ रहा है क्या लॉजिक है, एक बार और गैप लेके देखते हैं। माइनस साइन को भूल जाओ आप। 25 और 7 का गैप 18, 17 और 9 का गैप कितना आ जाएगा, ये 8, सॉरी 8 आया था ना, 8 यहाँ पे, और 9 और 5 का गैप 4 है। तो देखो ऐसा पॉसिबल है कि पहले 8 8 का गैप चल रहा हो, फिर 4 4 का गैप। अगर 4 4 का गैप हुआ तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब यहाँ पे अगर -5 है तो -5 है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -1, ठीक है। तो 62 -1, 61। देखो काफ़ी लोगों को साइन में कन्फ्यूजन हो रहा होगा। ये 4 का गैप हमने कैसे निकाला है, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा और इन दोनों का साइन आप भूल जाओ, यानी ऐसे समझ लो ये प्लस के हैं, तो 5 में से क्या घटाएं कि 4 आ जाए, तो एक ही रहा होगा यहाँ पे। अब लेकिन थे माइनस के साइन, यहाँ पे तो हमने साइन को इग्नोर किया, लेकिन यहाँ पे तो ओरिजिनल साइन थे ना, तो 62 में से एक घटाना पड़ेगा, तो 61 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना 3 है। अच्छा पैटर्न है, यहाँ पे 2 2 का 8 8 का पेयर बन रहा था, मतलब सेम अंतर 8 8, फिर 4 4 का रिपीटेशन हो रहा था, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं, ये पैटर्न दिमाग में रखना। इसके बाद जो भी अच्छा क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 19 है जिसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये अपना कोडिंग रिकॉर्डिंग से है, मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया हमसे, बोला है कि एक कॉड लैंग्वेज में पेरेंट को इस तरीके से लिखा जाता है 16, 26, 9, 22, 13, 7, ठीक है। देखते ही आपको समझ आ रहा होगा, आना भी चाहिए क्या। यहाँ पे जो ये कॉर्ड है जस्ट अपोजिट लिखे हुए हैं, देखो P 16 पे आता है, 16 का अपोजिट 11, A 1 पे आता है, 1 का अपोजिट 26, यानी क्या है, ये अपोजिट लिखे हैं सारे के सारे कॉर्ड। सिमिलरली यहाँ पे है D का 23, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉर्ड पूछा है उसी का निकालते हैं ना, फ्लास्क। F 6 पे आता है, 6 का अपोजिट 21, 21 मतलब U, या नंबर में पूछा है ना तो 21। L 12 पे आता है, 12 का अपोजिट 15 हो जाएगा। A 1 पे आता है, 1 का अपोजिट 26। S 19 पे आता है, 19 का अपोजिट 8, या हाई स्कूल 8 हो जाएगा। K का अपोजिट 11, 11 का अपोजिट 16, 21, 15, 26, 8, 16, 21, 15, 26, 8, 16, ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, उसको डिस्कस करेंगे हम। देखो ये अपना क्वेश्चन है वापस, यहाँ पे सिमिलर लॉजिक हमें फाइंड करना है। देखो जब बड़े नंबर होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, अगर नंबर बड़े हुए हैं ना तो लॉजिक आसान होते हैं, ठीक है। मतलब तीनों ही थोड़े बड़े नंबर हुए, यहाँ पे देखो कैसे आएंगे, या तो जोड़ के आएंगे या घटा के आएंगे, ऐसा ही कुछ लॉजिक हो पाएगा। मैं पहले और लास्ट वाले को जोड़ के देखता हूँ। अगर मैं 112 में 308 को ऐड कर दूँ तो ये कितना आएगा, 300, 400, 420 आएगा। और यहाँ पे आ रहा है अपना 210, यानी अगर इसका मैं हाफ करता हूँ तो 210 आता है। यानी ऐसा हो सकता है कि पहले को जोड़ा और तीसरे को जोड़ा और उनको डिवाइड किया 2 से, तब जाके क्या आया, मिडिल नंबर आया।
सेम लॉजिक यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, 280 और 84 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 8 और 8 16, सिलाई 1 2 3 364, 364 का आधा 180 और 2 182, बिल्कुल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर देखो, अब कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे जोड़ूं तो 3 और 2 5 आ रहा है, अब 5 का मैं लास्ट में यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, हाफ करोगे तो पॉइंट में आएगी वैल्यू, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर देखो तो 300 और ये 412 होगा, 412 का आधा 206 होता है, जबकि यहाँ पे 212, ये नहीं हो सकता। 8 4 12, ठीक है, और यह देखो 600 और 400 1000 और 38 और 44, 38 44 कितने हो जाएंगे, 30 20 50 62, 1062, आधा 536 नहीं हो पाएगा, यही ऑप्शन हो जाएगा। वेरीफाई कर भी सकते हो। 400 और 200 तो कितने हो जाएंगे, 600 और 32 36 हो रहे हैं अपने, 6 6 और 2 8 और 3 3 6 68, यानी 668 है। इसका आधा कर लो, 600 का आधा 300 और 68 का आधा 34, तो ये आ जाएगा 334, 334 है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये पैटर्न है, पैटर्न मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है कि क्या पैटर्न है अपना। पैटर्न क्या है कि पहले नंबर को तीसरे नंबर को जोड़ा और इनका हाफ कर दिया। ठीक है, ज्यादातर बड़े नंबर्स में इसी टाइप के अपने पैटर्न लगते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो अपने लॉजिक्स हैं वो नंबर्स को देख के आते हैं, ना कि आप दिमाग में रख पाओगे पैटर्न्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन लगता है मुझे ये। मैंने सिर्फ आपको एक ही चीज बता रखी है, सिर्फ आपको फोकस करना है डिवाइड पे। और देखो कोई कहाँ डिवाइड रखने से इंटीजर वैल्यू आएगी। अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूँ तो 44 डिवाइड 3 ये इंटीजर वैल्यू देता है, बिल्कुल नहीं देता, और आगे माइनस है, मतलब 44/3 इंटीजर तो आने से रहा, जबकि ऑप्शन तो इंटीजर में है सारे, यानी पहला ऑप्शन नहीं हो सकता आंसर। सेकंड वाले में देखो तो डिवाइड लग रहा है इस पोजीशन पे, तो पहले में क्या लग रहा है, प्लस 44 + 3 47, 47 डिवाइड 9 हो रहा है और आगे प्लस लग रहा है। क्या 47 9 से डिवाइड होता है, बिल्कुल नहीं होता। जब डिवाइड नहीं होता तो इंटीजर वैल्यू कहाँ से आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। ऑप्शन थर्ड की बात करता हूँ, लास्ट में अपना डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, और उससे पहले है मल्टीप्लाई, देखो, और यहाँ पे है प्लस। तो अगर मैं देखूँ तो 174 है और ये 29 है, और इसको डिवाइड कर रखा है 58 से, तो ये तो बिल्कुल इससे कटता है 2 से, और 2 से इसको काटूंगा तो 2 × 16 और बचे 1 2 से 14, यानी 87, यानी इसको बना के देखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं बना के देखता हूँ तो 87, यानी यहाँ तक तो मैंने वैल्यू निकाल दी है, कहाँ तक, ये वाली वैल्यू अपनी यहाँ तक तो निकल चुकी है, इसकी वैल्यू 87 आई, और इनिशियल में क्या हो रहा है, यहीं पे मैं सिंबल रख रहा हूँ। अब ऑप्शन थर्ड को चेक करते हैं ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के बाद प्लस, प्लस के बाद इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद माइनस। देखो 44 तिया कितने हो जाएंगे, 4 तिया 12, और 132 132 और 141 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 89 - 87 हो रहा है, 2 हो रहा है, नहीं होगा। चौथे को चेक करने की जरूरत नहीं है, जब आप 3 ऑप्शन किसी भी क्वेश्चन के एलिमिनेट करते थे तो चौथा ही आंसर होना है। काफी लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होता है अपने आप पर, तो वो चौथे को भी चेक करते हैं, पर आपको जरूरत नहीं है चेक करने की, आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपकी स्पीड फास्ट है और आपको चेक करना है तो आप कर सकते हो, हालांकि चेक करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस अपने आप पे होना चाहिए। 16 9 से 154 आ रहा है, सिंपली समझ आ रहा है कि 16 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 144 तो आता है, जबकि यहाँ पे 154 है, यानी 10 और जोड़ दूं। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 13 × 7 में करता हूँ तो 91 आता है, जबकि वहां पे 101 है, यानी यहाँ पे भी 10 जुड़ रहा है। लॉजिक क्या है, पहले नंबर को मल्टीप्लाई किया है दूसरे नंबर से और उसमें 10 जोड़ा गया है, तब जाके अपना क्या है, थर्ड नंबर आया है, ये अपना लॉजिक है सिंपली। तो 12 पंजे 60, 60 में 10 जोड़ता हूँ तो 70, पहला ही ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि है 27। ओके, 27 नंबर क्वेश्चन है। देखो 273 से 21 आ रहा है, 221 से समथिंग, और 364 से 28। कहीं ना कहीं देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, आप जनरली या तो दो तरीके होते हैं ऑप्शंस के, या तो आप आगे से पीछे जाओ या पीछे से आगे जाओ। जैसे नंबर्स मेरे को बड़े नजर आ रहे हैं तो मैं रिवर्स में जाने की कोशिश करूंगा कि 21 से मैं यहाँ पे कैसे जा सकता हूँ। तो देखो जैसे अगर 273 में शायद 21 का मल्टीपल ही होगा, 21 से हम भाग देते हैं तो क्या आता है, 21 एकम 21 और बचे 6 21 63, यानी मैं ये कह सकता हूँ क्या, 13 टाइम गया था ना, यानी ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 13 × 21 और यहाँ पे 21, यानी 21 को 13 से गुणा किया गया। इसको देखते हैं 364 भी क्या इसी तरीके है क्या, यहाँ पे तो 28 है, और यहाँ पे देखते हैं कि 28 का कितना गुना है। तो 364 को आप डिवाइड कर लो 28 से, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 28 को गुणा करेंगे तो 28 एकम 28, बचेंगे कितने अपने पास 8 84, 28 या 84, बिल्कुल। लॉजिक तो आपको समझ ही आ गया होगा, सिंपली मैं बता देता हूँ लॉजिक क्या है, इन सबको मिटाता हूँ। एक सेकेंड है, क्या हो गया, सिंपली कुछ नहीं हो रहा, 13 से मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर, 13 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे कोई नंबर मान लो जो फिल इन द ब्लैंक्स निकालना है वो एक्स रहा होगा,
जिसको जब हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर 221 आएगा। तो x यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करने पे आ जाएगा 13 एकम 13, बचेंगे कितने 9, 91, 13 7 91, 17 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, और इसको चाहो तो आप बाई ऑप्शन से बना सकते हो। मैं एग्जैक्ट पैटर्न बता देता हूँ कि क्या इसमें हो रहा है, देखते हैं। देखो यहाँ से जब आप पहली फिगर से, एक सेकेंड, क्या हो रहा है ये, पहली फिगर से जब आप दूसरी फिगर में जा रहे हो तो देखो यहाँ पे क्या आप नोटिस कर रहे हो, टी स्टार है, टी स्टार है, यानी ये इंटरचेंज हो गए ऊपर और नीचे वाले, हुए कि नहीं है। और देखो ये सी यहाँ पे था, ये इधर आ गया, और यानी सी अपना इस इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में, और लेकिन यहाँ पे एम नहीं आ रहा है, एक नया नंबर आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि इस वाले से इस वाले में क्या लॉजिक है। यहाँ पे तो अपने ये इंटरचेंज हुए थे, अब देखो जेड और सी इंटरचेंज हुए, यानी ये वाले इंटरचेंज होंगे, ये वाले इंटरचेंज हुए, और इनमें क्या हुआ है, देखो ये जो टी है ये ऊपर चले गया है, और स्टार नीचे आना चाहिए था, लेकिन स्टार नहीं आया, इसकी जगह एक नया अल्फाबेट आ गया। तो अब यहाँ से यहाँ क्या होगा, इस बार ये वाले इंटरचेंज होंगे आपस में, यानी टी नीचे आर ऊपर, और ये इधर इंटरचेंज होगा, सी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डॉट। अब यहाँ से जब आप यहाँ पे जाओगे तो अभी तो क्या हुआ था, ये ऐसे इंटरचेंज हुए थे, तो अब ये इस तरीके से इंटरचेंज होंगे, यानी यहाँ पे क्या होगा, ये जो डॉट तो इधर आ जाएगा, और ये सी इधर जाएगा, और ये जो नीचे वाला टी है ये ऊपर जाएगा, और आर यहाँ पे नीचे आना चाहिए था, लेकिन नीचे आने की जगह आर ना आके कुछ एक नया नंबर आएगा। देखो ऐसे कितने ऑप्शन थे अपने, अगर मैं देखूँ तो डॉट सी आने चाहिए, डॉट सी इसमें भी है, डॉट सी इसमें भी है, और ऊपर टी आना चाहिए, ऊपर टी आ रहा है, बिल्कुल टी आ रहा है, लेकिन नीचे आर नहीं आएगा, नया नंबर आएगा, ये नहीं हो सकता। और यहाँ पे एस आ रहा है, और देखो एस पहले कहीं भी नहीं आया, यही ऑप्शन होगा, बाकी चाहो तो आप और ऑप्शन को देख सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है, अब हमने सारे ऑप्शन ही। देखो यहाँ पे क्या है, अपना डॉट एस है, जबकि हमें डॉट सी चाहिए, डॉट सी चाहिए, तो सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 31 था ये। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 33 वापस अपने एक सीरीज का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे सीरीज है 6 है, और 6 के बाद अपना क्या है 48 है, 6 है फिर 48 है, 48 के बाद 24 है, 192 है। पैटर्न तो देखते ही समझ आ रहा है कि क्या सीन चल रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 गुना हो रहा है, फिर 48 से जब 24 आ रहे हो तो क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। 24 से जब आप 192 में जाएंगे तो हम कितना गुना हो रहा है, ये 8 गुना हो रहा है वापस, क्योंकि 8 चौके 32, और 3 असिल 8 दूनी 16, और 3 19, 192। तो वापस क्या होगा, फिर यहाँ पे डिवाइड 2 होगा, डिवाइड 2 हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। 190 का तो कितना हो जाएगा अपना, 2 से नॉर्मली डिवाइड कर लो, 2 9 18, 2 6 12, यानी अब क्या होगा, गुणा डिवाइड, गुणा डिवाइड, तो गुणा होगा, किससे गुणा होगा, 8 से गुणा, 8 6 की 48, असिल 1 4, 8 नाम 72, 72 और 4 76, 7 6 8। ऑप्शन नंबर पहला है। लॉजिक आपको यहाँ पे समझ आ रहा है, लॉजिक क्या चल रहा है, पहले अपना 8 से गुणा हो रहा है, फिर 2 से डिवाइड, 8 से गुणा, 2 से डिवाइड, 8 से गुणा और 2 से डिवाइड, ऐसे सीरीज चलती जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो अच्छा क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है 40। 40 क्या है, ये अपना वापस सिमिलर पैटर्न वाला टाइप का क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है अपना, वैसे तो देखते ही समझ आ रहा है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, देखते ही नंबर्स को देखते ही तुरंत लॉजिक दिमाग में आ जाते हैं। 125 लिखा है, 27 लिखा है, यानी कहीं ना कहीं क्यूब लिखे है। क्यूब किसका लिखा है, 5 का क्यूब, 5 कैसे आएगा, इन दोनों का डिफरेंस। 27 कैसे आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, 3 3 का क्यूब, यानी डिफरेंस लेना है और फिर इसका क्यूब करना है। ठीक है, अब देखो एक और चीज देखो, यानी इतना पता है कि जो मिड में अपना क्यूब आएगा, क्या 32 क्यूब है, नहीं है। 216 क्यूब है, बिल्कुल है। क्या 16 क्यूब है, किसी का नहीं है। क्या 216 है, बिल्कुल है। ये दो ऑप्शन है, अगर इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ तो कितना आएगा, 7 आता है, तो 7 का क्यूब तो 216 नहीं होता। आंख बंद करके इसको सही कर देना है, चाहो तो चेक कर लो। 25 और 19 का डिफरेंस 6 आएगा, और ये 6 का क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 42। 42 अपना वापस एक पजल से क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि 8 रिलेटिव है P से लेकर Y तक, सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल इन सच ए वे दैट 4 ऑफ देम सिट फॉर कॉर्नर्स एंड कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर वाइल 4 सिट ऑफ मिडिल ऑफ ईच 4 साइड्स। ठीक है, बेसिकली इस तरीके से होंगे। स्क्वायर टेबल में 8 लोग कैसे बैठ पाएंगे, 4 लोग तो कॉर्नर पर बैठे हुए हैं इस तरीके से, और जो 4 लोग हैं वो साइड्स की मिड पे बैठे हैं, भुजाओं के मध्य में। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या है। और सबके सब सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, यानी सबका जब सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं तो लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को। लेफ्ट क्या होगा अपना, इस डायरेक्शन में होगा, और जो राइट है वो इस डायरेक्शन में होगा।
ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले जो अपना यहाँ से स्टार्ट है, P सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ V। P है वो थर्ड लेफ्ट में बैठता है V के, ठीक है। देखो यहाँ पे एक और चीज है, क्या चीज, यहाँ पे ये तो हमें बोल दिया कि कॉर्नर्स पर बैठे हैं, पर क्या इसका यूज है क्या नहीं, पूरा आप क्वेश्चन पढ़ो। आगे बोल रहे हैं ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन V एंड W, एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ Q, R इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ P। देखो यहाँ पे कहीं भी कोई ऐसी लाइन नहीं लिखी है जहाँ पे ऐसा लिखा हो कि ये कॉर्नर पे बैठा है। कहने का मतलब ये है कि इसमें ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा ही नहीं जाएगा कि कॉर्नर्स का यूज हो, तो आप कहीं से भी किसी को बिठाना शुरू कर दो, जिस टाइप का क्वेश्चन होगा उसी टाइप के हम अप्रोच लगाएंगे। अगर हमसे बोलता कि ये कॉर्नर पे बैठा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो आप कहीं भी किसी को बिठा सकते हो, कहीं से भी क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। शुरू में क्या था, P सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ V, V के थर्ड लेफ्ट में, आपकी मर्जी है कहीं से भी स्टार्ट कर दो। मैं V को यहाँ मान लेता हूँ, V के थर्ड लेफ्ट में P है, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे P हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, R इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ V। R है वो V का पड़ोसी नहीं है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ V के दोनों साइड में कौन नहीं आएगा, R नहीं आएगा। इस तरीके से आप अपने नोटेशन दे सकते हो इन्फॉर्मेशन को, दोनों पोजीशन पे R नहीं आएगा, तो इस तरीके से मैं लिख दिया जैसे दोबारा क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आगे बोल रहा है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन V एंड W, V और W के बीच में सिर्फ एक लोग है, एक पर्सन है, V और W के बीच में एक पर्सन है, ठीक है। आगे बोला है S सिट सेकंड टू द राइट ऑफ Q, S है वो सेकंड राइट में है, 2R का मतलब सेकंड राइट में है Q के, ये तीसरा पॉइंट हो गया। R इज नॉट एन इमीडिएट, यहाँ पे इरेज कर देता हूँ अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो, R इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P है, R है वो P का भी पड़ोसी नहीं है, यानी P के दोनों साइड में कौन नहीं आएगा, R नहीं आएगा, ठीक है। और क्या बोला है, T सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ P, P के सेकंड लेफ्ट में T है, P है सेकंड लेफ्ट, पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट, यहाँ पे T आ जाएगा। अब सिर्फ 3 लोग हमारे पास बैठ पाए, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो हमसे क्या बोला था कि जो V के आजू बाजू में R नहीं आएगा, यानी मैं कह सकता हूँ R ना तो इस पोजीशन पे आएगा ना इस पोजीशन पे आएगा, जो मैंने ब्लैक कलर से किए हैं। और ये भी बोला था कि P के आजू बाजू में भी R नहीं आएगा, यानी P ना यहाँ पे आ पाएगा ना यहाँ पे आ पाएगा। कितनी पोजीशन खाली है, एक तो ये है, और कहीं पे आपको खाली पोजीशन दिख रही है, बिल्कुल नहीं है, यानी R को यहीं पे होना पड़ेगा और इसके पास ऑप्शन ही नहीं है कहीं होने के। तो ये वाली कंडीशन यूज हो गई, ये वाली कंडीशन यूज हो गई, ठीक है। अब बोला था कि V और W है, उनके बीच में एक पर्सन है, V ये रहा, क्या W यहाँ पे आएगा, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी R हो गया, तो W को फिर यहीं पे होना पड़ेगा और उनके बीच में एक पर्सन है, ये इन्फॉर्मेशन यूज हो गई। S है वो सेकंड राइट में है Q के, Q के सेकंड राइट में अपना क्या है, S है। देखो पोजीशन कौन कौन सी खाली है, अगर मैं देखूँ तो एक तो ये वाली पोजीशन मेरी खाली है, एक ये वाली पोजीशन खाली है। Q के सेकंड राइट में S है, तो अगर मैं Q को यहाँ पे बिठा दूँ, ये अंदर की तरफ देख रहा है तो राइट इधर होगा, पहला राइट दूसरा राइट, यहाँ पे तो S नहीं हो पाएगा। एक मिनट, और भी अपनी पोजीशन खाली है, इसको यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे तो बैठ ही नहीं पाएगा ना, तो फिर कहाँ आएगा, Q अपना यहाँ पे आएगा। S है वो सेकंड राइट में है, क्योंकि ये पहला राइट दूसरा राइट, यहाँ पे S आ जाएगा। तो अब अपना पूरा डायग्राम फिल हो गया, यहाँ पे बचा हुआ पर्सन आ जाएगा। पूछा क्या है उसको देखते हैं, बोले हु सिट्स फोर टू द राइट ऑफ P, P के फोर्थ राइट में कौन है, ठीक है। देखो P देख रहा है अंदर की तरफ, जब इधर जाएगा तो लेफ्ट चलेगा, तो राइट इधर आएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा कौन है, कॉर्नर पे S आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी बैठा हो, वैसे तो बचा हुआ बैठेगा पर उसकी जरूरत नहीं है, तो हमने देखा भी नहीं कि कौन बचा हुआ है, हमने सिर्फ सवाल देखा कि क्या पूछा है, अगर जरूरत पड़ती तो उसको भी देख लेते, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ये अपना 42 क्वेश्चन था, इसके बाद हम 44 को और डिस्कस कर लेते हैं। 44 अपना क्वेश्चन है, ये है रिकॉर्डिंग से, यहाँ पे है हमारा ग्रांटेड, GRANTED, ग्रांटेड। ग्रांटेड को लिखा जाता है किस तरीके से, HP फिर है B के बाद है L के बाद है U के बाद C के बाद E। वैसे तो क्वेश्चन को लिखते लिखते ही लॉजिक स्ट्राइक कर जाना चाहिए। G से H हो रहा है, +1 हो रहा है, 18 से क्या हो रहा है, 16 हो रहा है, -2 हो रहा है, फिर A से B +1, 14 से 12 -2, T से U +1, 5 से 2, 5 से 3 -2 +1। लॉजिक क्या है, +1 -2 +1 -2। सेम ऐसा ही लॉजिक फ्रेगमेंट में लग रहा है, चाहो तो चेक कर सकते हो। F से G +1, R से P -2। वर्ड पूछा हुआ है इग्नोर, हम डायरेक्ट इसी का कॉर्ड निकालेंगे, बाकी चीजों को इग्नोर करेंगे, ठीक है। +1 करना है मतलब J, -2 करना है, 7 -2 5 मतलब E, +1 मतलब O, -2 मतलब 13, +1 मतलब S, -2 मतलब C। आंसर आना चाहिए JEOMSC, ऑप्शन नंबर 4 है अपना, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। 44 के बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 46।
46 वापस सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज को मैं वापस लिख देता हूँ यहाँ पे। 53 है, 69 है, फिर 86 है, 104 है, फिर 120 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, और फिर क्या है 155 है। ठीक है, देखो बहुत ज़्यादा मेरे को गैप नज़र नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले हम गैप ही लेके देखेंगे। बात नहीं बनी तो कुछ और ट्राई करेंगे। 9 - 3 6, 6 - 5 1 16, और 16 - 9 7, यहीं कैरी बढ़ जाएगी, और 8 में 7 जाएगा तो 1 17, 14 और 14 18। शायद मुझे लग रहा है कि पैटर्न क्या है 16 17 18, लेकिन आगे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वापस 16 आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि 16 17 18 का रिपीटेशन चल रहा हो, ना हमें यहाँ पे पता ना यहाँ पे पता। ठीक है, तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि 16 17 18 है, तो क्या हो सकता है सेम पैटर्न ऐसा हो। वेरीफाई तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे अगर मैं 17 लेता हूँ तो अपना 137 आएगा। अगर मैं इनका गैप देखो 137 और 55 का, 13 यहाँ से 5 जैसे बिल्कुल 18 आ रहा है। यानी लॉजिक क्या है, 16 17 18 फिर 16 17 18। ठीक है, तो इस टाइप के पैटर्न भी ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा टफ है, पर काफ़ी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था 46। इसके बाद 47 को भी हम डिस्कस करेंगे। 47 तो क्या है, अपना कॉर्डेड ब्लड रिलेशन से है। कई मैंने क्वेश्चन करवाए, हर शिफ्ट में करवाए, इसको आपको बना के देखना है। ठीक है, बन जाएगा इजीली। और 47 के बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, इसको और देख लेते हैं। 48 ये लास्ट क्वेश्चन है अपना। ठीक है, देखो यहाँ पे E5 आ रहा है, और यहाँ पे फिर देखो ऐसा क्वेश्चन शायद इसी शिफ्ट में तो किया था आपने। यहाँ पे 25 लिखा हुआ है बीच में, नहीं पिछले वाले शिफ्ट में किया था, और यहाँ पे 5 है। यानी कहीं ना कहीं जो इस वाले नंबर का स्क्वायर है, ये 7 का ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे नंबर तो 12 रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे 144 है, यानी मिड में 12 आएगा। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, फिर भी दो चीजों में हम फंसेंगे। अब देखेंगे कि इनमें क्या सीन चल रहा है। ई से ए हो रहा है, 5 से ए आ रहा है, -4 हो रहा है, जेड से बी हो रहा है, 26 से 22 -4 हो रहा है, 16 में से 4 माइनस होगा, 16 में से 4 माइनस होगा तो 12 12 मतलब एल आएगा। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, आई से ई, 9 से 5 -4 हो रहा है यहाँ भी, तो 11 में से जब 4 जाएगा तो 7 7 मतलब जी, एल 12 जी। कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड। ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चन हो गए जो भी अपने 11 नवंबर की शिफ्ट 3 में पूछे गए थे। रीजनिंग के सभी अच्छे क्वेश्चन वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारा जो सीपीओ 2020 है, 22 सीपीओ 2022 है, उसके मैथ सेक्शन को तो मैंने तभी डिस्कस करवा दिया था, आंसर किया थे उसके 2 दिन बाद। रीजनिंग भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और ये क्वेश्चन ना हर एक टाइप क्वेश्चन आपको सीजीएल 2022 में रिपीट होते हुए दिखेगा, क्योंकि आपको पता है टोटल आपके कितनी शिफ्ट हैं, 40 शिफ्ट होने वाली हैं। इवन 40 से ज़्यादा होंगे, कुछ शिफ्ट पेपर कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो अपने अगर सिर्फ मैं मैथ और रीजनिंग की ही बात करूँ तो कितने क्वेश्चन आएंगे, 2000 क्वेश्चन आएंगे कि नहीं। और इसमें सीपीओ में थे 450 क्वेश्चन, तो लगभग 4 से 4.5 5 गुना क्वेश्चन है इसके इतने ज़्यादा गुना आएंगे। तो ये जो पैटर्न है वो ज़रूर रिपीट होंगे। कहने का मतलब ये है, सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि एसएससी में यही चलता रहता है। आपको बहुत ज़्यादा कुछ नया कोई बुक वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो है प्रीवियस ईयर। देखो प्रीवियस ईयर के अलावा कुछ पूछता ही नहीं है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सही है देखा जाए तो। फिर भी लोग बहुत सारी बुकों के पीछे भागते रहते हैं, बहुत सारे कंटेंट के पीछे भागते रहते हैं, जबकि सबसे पहले जरूरी क्या है, प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर आपने कर लिया, आपको तैयारी को और बहुत अच्छा ले जाना है, रैंक निकालनी है तो अलग चीज़ें देखो, लेकिन सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर ही निकालना चाहिए। ठीक है, वही सबसे बेस्ट है। बाकी जिन लोगों को मानना है वो मान लो, जिनको नहीं मानना है तो वो प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो, आपको पता चल जाएगा कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि सारे सेशंस आपको पसंद आए होंगे। सीजीएल का जब पेपर खत्म हो जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि सबसे पहले यूट्यूब पर सारी शिफ्ट, जितने भी शिफ्ट होंगे, सबसे पहले सब शिफ्टों का सॉल्यूशन हम ही प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, बस आपको सपोर्ट करना है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कोई और। ठीक है, काफ़ी लोग ग्रुप डी के जो पेपर हमने स्टार्ट किए थे उनके लिए भी कमेंट कर रहे थे, तो उनको भी जल्दी स्टार्ट करेंगे। बाकी ये सब क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी आपका रेलवे का एग्जाम होगा, क्योंकि टीसीएस से आपका पेपर कंडक्ट करवा रहा है, सेम टाइप के क्वेश्चन है। देखो काफ़ी लोग टीचरों से बोलते रहते हैं कि इस एग्जाम के लिए क्वेश्चन सेशन लाओ, उसके लिए लाओ, जबकि वास्तविकता ये है कि चाहे तो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ एमटीओ हो, कोई सा भी एग्जाम हो, ऐसा कुछ लेवल डिफाइन नहीं है कि इस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये एक टाइप के क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चंस है किसी ना किसी एग्जाम में इधर उधर घूमते रहते हैं, और सेम टाइप के लेवल है। नाम के लिए सिर्फ 10th 12th ग्रेजुएशन लेवल है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। क्वेश्चंस का लेवल ऐसा नहीं है। इवन तुम्हें सीएचएसएल में सीजीएल से अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक है,
तो आपको सब देखने हैं, CGL, CHSL, CPO, SSC के जितने भी एग्जाम होते हैं, सिलेक्शन पोस्ट हो, स्टेनो, एवरीथिंग। ठीक है, चलो बाय।